हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न विद चाहत। तो आज की ये वीडियो जो है ना, ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जहां हम पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का चैप्टर नंबर 4 जो कि है भारत के विदेश संबंध, इसको हम लगभग 20 मिनट में हम इस चैप्टर को पूरा करने वाले हैं। ये है आपका रैपिड रिवीजन सीरीज़ और इसमें हम चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको आज क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको इसमें भारत की विदेश नीति के बारे में बताऊंगी, एफ्रो एशियाई एकता और जो बांडुंग सम्मेलन वो सब हुआ था उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। चाइना के साथ भारत के रिलेशंस कैसे हैं, पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, और भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, जब मई 1974 में भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो क्या उसने उनकी परमाणु नीति में क्या क्या बातें हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में हम बिल्कुल भी कोई फालतू बात नहीं करने वाले हैं और जो भी आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, जहाँ से भी क्वेश्चन बन के आते हैं वो सारे आज मैं कवर कर देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अब हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ समझते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ इन 1947 अगस्त 1947, तो वो किन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ थोड़ा सा वो समझते हैं। जब वो आज़ाद हुआ तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1945, राइट। और जो पूरा विश्व था वो एक तरीके से तबाह हो गया था, तो उसके पुनर्निर्माण का भी, उसको फिर से रीबिल्ड कैसे किया जाए उस बात का भी सवाल था। और एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने का भी प्रयास किया जा रहा था। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हुआ था तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, ये सोचकर कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड ना होए। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड तो हो गया और लीग ऑफ नेशन इस काम को रोकने में फेल हो गया था। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास जारी थे। और फिर हम सब जानते भी, अपने बुक 1 में चैप्टर 4 पढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम यूएनओ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। और उपनिवेशवाद की भी समाप्ति हो रही थी, नए नए देशों का उदय हो रहा था और नए देशों के समक्ष लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौतियां थी। तो ये तो था अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जब भारत आज़ाद हुआ। और भारत की खुद की भी कुछ चुनौतियां थी, खुद की भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि भारत का बंटवारा हो गया था। अब बंटवारे से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, हिंसा हो रही थी और गरीबी मिटाना, गरीब बहुत ज़्यादा, भारत इतना गुलामी करके इतना ज़्यादा गरीब देश था, साक्षरता इतनी कम थी, गरीबी मिटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी भारत में भी जब वो आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ी सरकार ने भी काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय विवाद छोड़ दिए थे जो कि भारत को सुलझाने थे। अब ऐसे में भारत ने क्या किया, भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। ये लाइन आप लोगों को समझ आई? अगर आप लोगों को समझ नहीं आई है तो अब समझ आएगी। तो देखिए, अब हम भारत की विदेश नीति पे जाने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो जो नेहरू जी थे ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य बताए। क्या क्या थे कि कठिन संघर्ष से प्राप्त जो हमें संप्रभुता मिली है ना, उसको बचाए रखना है। संप्रभुता मतलब कि हमारे ऊपर किसी बाहर वाले का कंट्रोल नहीं है, हम लोग खुद में सक्षम है और हम खुद पे खुद ही कंट्रोल करते हैं, किसी बाहर वाले का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम किसी के भी गुलाम नहीं है। तो कठिन संघर्ष से ये जो आज़ादी प्राप्त की थी, संप्रभुता प्राप्त की थी, उसको हमको बचा के रखना है और क्षेत्रीय अखंडता को भी बनाए रखना है। आज़ाद होते ही, भारत आज़ाद होते ही देश का बंटवारा हो गया, तो अब और ज़्यादा बंटवारा ना हो तो क्षेत्रीय अखंडता को भी बनाए रखना था। और क्या करना था, तेज़ गति से आर्थिक विकास भी करना था, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा कि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि एक अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 51, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो कि जस्टिसेबल नहीं होते हैं, इसके हवाले एक कहा गया है कि राज्य ये सब कर सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, अभिवृद्धि और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना। ये सारी चीज़ें राज्यों को करनी चाहिए, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
तो ये एक आपका 1 मार्कर क्वेश्चन था, ये भी मैंने कवर कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, गुट मतलब होता है ग्रुप, और निही मतलब नहीं, पक्षता यानी कि हमें किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेना है। जब 1945 में हमने देखा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब 2 महाशक्तियाँ सामने आई थी। फर्स्ट वन वाज USA एंड सेकेंड वन वाज USSR। तो ये जो 2 महाशक्तियाँ थी, तो उस समय जो भी नए नए देश आज़ाद हो रहे थे, या जो भी पूरा वर्ल्ड था, वो क्या था, 2 पार्ट्स में बट गया था। एक तो पहली दुनिया जो कि USA को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी थी सेकंड दुनिया जो कि थी USSR की। अब लोग जो देश जो थे वो इन्हीं में शामिल होते जा रहे थे, पूरा विश्व जो था ऐसे ही 2 गुट बनते जा रहे थे। पर भारत ने कहा कि भाई हम इन दोनों गुट में से किसी को भी, हम दोनों में से किसी में भी नहीं जाएंगे। हम किसी गुट में शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमें उन्हें उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है। हम तब भी बात तो उन्हीं की मान रहे, तो ये कैसी संप्रभुता। तो इसलिए वो दोनों ही गुटों में नहीं जाते हैं और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हैं। यानी कि ये लोग कहते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और ऐसे ही उदय होता है एक तीसरी दुनिया का। तीसरी दुनिया जिसमें नए स्वतंत्र देश आए, जिन्होंने USA और USSR में से किसी भी देश को नहीं चुना, वो थे तीसरी दुनिया के देश। ठीक है, ऑल्दो इनकी अपनी भी समस्याएं थी, क्योंकि इन्हें हमेशा उपनिवेशवाद का डर सताता रहता था कि कहीं फिर से जिनसे हमने आज़ादी प्राप्त की, कहीं वो फिर से हम पे कब्जा ना कर ले। और सेकंड पॉइंट है इसमें वसुधा एव कुटुंबकम, यानी कि वसुधा धरती, एव ही कुटुंबकम, कुटुंब है, घर है, फैमिली है। यानी कि भारत ने कहा कि पूरी दुनिया है, विश्व जो है, पूरी धरती ही हमारा क्या है, कुटुंब है, फैमिली है हमारी। तो हमें उनके तो में मिलकर रहना है, उन सबसे अच्छे से हमें रहना है, प्यार से रहना है, किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करनी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी भी हम निभाएंगे। जो UN है, UN उस में जो भी उसके सम्मेलन वगैरह हुए हैं, उन सब में भारत ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, और UN में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो उसमें भारत जो है पार्ट लेने के लिए आगे रहता है। कुछ गलत बात होती है तो उसमें भी वो बात आवाज़ उठाता है अपनी। और अगर हम देखें तो एक पंचशील एग्रीमेंट था जो कि चाइना और इंडिया के बीच में साइन हुआ था 29 अक्टूबर 1954 में। ठीक है, तो इसमें 5 बातें थी ऐसे कि भाई जिससे शांति बनी रहे और जिससे रिलेशन अच्छे रहे चाइना के और इंडिया के। और इसमें एक बात ये भी थी कि जो इंडिया है, ठीक है, और जो चाइना, वो एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध किया है भारत ने। इंडोनेशिया की भी आज़ादी में हेल्प की थी उसने। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक हल करने की कोशिश की और निशस्त्रीकरण को अपनाया। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्र नहीं उठाने हैं, वेपन्स, हथियार नहीं उठाने हैं, और पहले तो कभी नहीं उठाने हैं। ये भारत की विदेश नीति है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसका आंसर आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। चारों ऑप्शन में से आप बता देना क्या है इसका आंसर। आगे चलते हैं, एफ्रो एशियाई एकता को देखते हैं। एफ्रो एशियाई एकता, इसमें हम अफ्रीका और एशिया, ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप हैं, उसकी एकता के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें जानेंगे हम। तो भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देश के साथ संपर्क बनाए थे। और क्या नाम है, 1947 के मार्च में क्या होता है, एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियाई रिलेशंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। ठीक है, अब भारत ने क्या किया, इंडोनेशिया की आज़ादी में भी क्या किया था, उसे आज़ाद कराने में भी प्रयास किए थे। तो 1947 के मार्च में क्या होता है, एक सम्मेलन होता है, एशिया संबंध सम्मेलन। ठीक है, और उस समय ये कब हुआ था, और इसमें भारत ने भी पार्ट लिया था। जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब उन्होंने पार्ट लिया था। और भारत ने, इंडोनेशिया एक देश है, ठीक है, उसकी आज़ादी में भी हेल्प की थी। आप ये देख सकते हो, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे वो सारे आशियन वाले देश हैं, और ये रहा इंडोनेशिया। ठीक है,
इसकी आज़ादी में हेल्प की थी भारत ने। 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाना, भारतीय उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया। ठीक है, भारत ने उपनिवेशवाद का कड़ा विरोध किया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। नस्लवाद का, खासकर कि दक्षिण अफ्रीका में रंग-भेद की जो नीति थी, अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था कि गोरे और काले में जो भेद किया जाता है, उसका भी भारत ने विरोध किया। और इंडोनेशिया के शहर बांडुंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़रूर आएगा इसमें। इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में एफ्रो एशिया सम्मेलन 1955 में हुआ था। इसका आम नाम बांडुंग सम्मेलन भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। 2025 में इससे और जो विदेश नीति वाला है उससे भी क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में। बांडुंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था, सितंबर में, बेलग्रेड में। ठीक है, बांडुंग सम्मेलन में और गुट निरपेक्ष आंदोलन के पहले सम्मेलन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये 1961 में हुआ है, वो 1955 में हुआ है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना इसमें नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि चाइना के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो कैसे हैं। तो भाई पहले जो था ना, देखो हमारी जो शुरू से आज़ादी के टाइम से हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे चाइना के साथ में। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ऑल्दो फिर कुछ ऐसी बातें हुई कि 1962 का युद्ध हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाई बाई हो गया। तो पढ़ते हैं कैसे क्या हुआ सब कुछ। चीन से रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। चीनी क्रांति होती है 1949 में। भारत चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को मान्यता देने वाला पहला देश बनता है। जो सीपीआई देखते हैं ना, तो भारत ने इसको मान्यता दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, पहले गृह मंत्री थे, उनके साथ साथ और भी कुछ लोगों ने क्या किया था, नेहरू जी को सलाह दी थी कि आप चीन से इतनी ज़्यादा दोस्ती मत बढ़ाइए, आगे चल के ये हमारे ऊपर वार कर सकता है। बट नेहरू जी ने कहा ना, मेरा चीन ऐसा नहीं है, मेरा चीन ऐसा नहीं कर सकता है सॉरी ज़्यादा हो गया। तो नेहरू जी ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट फिर वही है, कुछ ऐसी बातें हुई जिस वजह से चीन ने हम पे 1962 में वार कर दिया था। तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी सेना के बजाय अर्धसैनिक बल रखवाली कर रहे थे। अब ये जो आप देख रहे हो ना मैप, इसमें ये हमारा भारत है। ठीक है, ये जितनी ये जो रेड लाइन देख रहे हो ना आप, ये वो सारी सीमाएं हैं जो कि चीन से हमारी टच होती हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की जो सीमा टच होती है उसको क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और पंचशील, जिसके बारे में अभी मैंने आपको पहले बताया था, ये एक एग्रीमेंट था जो 29 अप्रैल 1954 को साइन होता है। और कौन कौन इसे साइन करता है? तो हमारे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, वो और चीन के जो प्रमुख थे चाउ एन लाई, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। इसमें 5 बातें थी जो कि भारत और चाइना के बीच शांति बनाए रखने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ था। जिसमें से एक बात थी कि भारत और चाइना एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इसी बात को फिर बाद में उठाया जाता है। चाइना को लगता है कि भारत जो है वो हमारे मामलों में इंटरफेयर कर दिया उसने, और इस वजह से चाइना जो है वो 1962 में हमारे ऊपर हमला बोल देता है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे कि चाइना और भारत के बीच 2 ऐसे खटास के कारण क्या है, मतलब जिस वजह से रिलेशन ख़राब होते हैं। तो देखो, पहला रीज़न तो ये है कि चीन का 1950 में तिब्बत पे कब्ज़ा करना। अब देखो, भारत क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, ना हम किसी पे कब्ज़ा करेंगे, ना हम पे कोई कब्ज़ा करे, ये सारी बातें भारत करता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चाइना जो था वो क्या कर रहा था, तिब्बत को परेशान कर रहा था, वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा था। ऐसे में जो वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे वहाँ पे, दलाई लामा, वो क्या करते हैं, आ जाते हैं भारत में, आकर शरण ले लेते हैं 1959 में। अब ये बात चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, और जो दलाई लामा थे वो कहाँ पे रहते थे शरण लेके, तो वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, वहाँ पे रहते थे। तो ये सब जो हुआ ना,
दलाई लामा को शरण देना, इस वजह से 1962 में चाइना जो होता है वो हमारे ऊपर वॉर कर देता है। और ये पता है ये कैसी सिचुएशन थी, इस टाइम पे क्या चल रहा था, क्यूबा मिसाइल संकट चल रहा था। यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कि ऐसा लग रहा था कि अब तो जो यूएसएसआर है ना वो यूएसए को उड़ा के ही छोड़ेगा। ऐसी सिचुएशन हो गई थी सच में। तो यूएसए में एक जगह है पास में ही क्यूबा, तो वहाँ पे क्या था, वो उसी जगह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वहाँ पे एक मिसाइल लगा दी थी यूएसएसआर ने, तो अगर वो फूट जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो सबका ध्यान, पूरे विश्व का ध्यान उस वक्त यहाँ पे है। और जब ऐसा सिचुएशन था, उसी टाइम चाइना ने क्या किया, हमला बोल दिया। मतलब किसी को ख्याल भी नहीं होगा उस टाइम पे चाइना ने हमला बोला हम पर। और सोचो वहाँ एलएसी पे क्या कौन थे, अर्धसैनिक बल थे, सेना भी नहीं थी वहाँ पे। तो भारत जो था वो बुरी तरह हार गया। और दूसरा है सीमा विवाद भी है, लद्दाख में जगह है अक्साई चिन, चीन उस पर अपना दावा करता है। अरुणाचल प्रदेश नेफा में जगह, नेफा नाम से उसको बोलते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, खटास का कारण है ये भी। अब आप मुझे बताएंगे कि नेफा किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पाकिस्तान के साथ अब हम रिलेशंस देख लेते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ तो हमारे शुरू से रिलेशंस नहीं रहे हैं उतने अच्छे, हमेशा से ही लड़ाई चलती रही है। तो भाई पाकिस्तान से कश्मीर को लेकर हमारी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई रहती है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना दावा करता है, उसकी वजह से 1947-48 में युद्ध भी हुआ था। बांग्लादेश देखो भाई, जब पूर्वी पाकिस्तान बना था तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान को तंग कर रहा था, उनकी संस्कृति को दबा रहा था, उन पे उर्दू भाषा थोप रहा था, जबकि वहाँ पे तो ज़्यादातर बंगाली वगैरह लोग थे, बंगाली असमी लोग थे। अब उनको वो ऐसे कर रहा था, तो ऐसे में भारत को क्या करना पड़ रहा था, लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ जो था वो भारत को ढोना पड़ रहा था, क्योंकि लोग भाग भाग कर पूर्वी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। तो ऐसे में क्या किया, भारत ने मुक्ति संग्राम में हेल्प की पूर्वी पाकिस्तान की, और फिर बाद में वही बन जाता है 1971 में बांग्लादेश। ठीक है। तो एक सिंधु नदी जल है, उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। गुजरात में एक जगह है, ये गुजरात है, गुजरात में एक जगह है कच्छ रण, वहाँ पे सरकरी रेखा है, तो उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। आतंकवाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान उसको प्रमोट करता है, फिर वो अलगाववाद को हमारे यहाँ बढ़ावा देता है। जैसे अब क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला चैप्टर पढ़ोगे तो पंजाब में जो कुछ हो रहा था या जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा था, तो पाकिस्तान, हमारे यहाँ लड़ाई होगी ना तो पाकिस्तान ज़रूर भड़काने जाएगा। तो इस सब को लेके भी काफ़ी ज़्यादा तनातनी रहती है। कुछ शांति समझौते भी हुए हैं, ऑल्दो कुछ शांति करने की कोशिश की गई है, ऑल्दो हम जानते हैं फिर भी कैसे रिलेशंस है। तो सिंधु नदी जल संधि हुई थी 1960 में, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी ये। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। 1965 में वॉर होता है हमारा पाकिस्तान के साथ, और 66 में ताशकंद समझौता होता है। फिर 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उसकी बाद 1972 में क्या होता है, शिमला समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा युद्ध हुए हैं। देखो अब 1948 में कश्मीर मुद्दे को लेकर युद्ध हुए हैं। 65 में पाकिस्तान ने हम पे आक्रमण कर दिया था, तो फिर हमें भी लड़ना पड़ा था। 1971 में बांग्लादेश वाला जो मैंने अभी आपको पीछे किस्सा बताया, इनको लेकर समझौते भी हुए हैं। जैसे 66 में ताशकंद समझौता, 72 में शिमला समझौता हुआ है, 1999 में कारगिल वॉर भी हुआ था। और आप ये भी बता सकते हो अभी जो 2025 में इन्होंने हमारे टूरिस्ट पर जो हमला बोला था, फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। और जो 1960 में जो संधि हुई थी ना, वर्ल्ड बैंक ने जो करवाई थी सिंधु नदी जल संधि, इसको भी डिसमिस कर दिया। और भारत ने अपनी रक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाए थे, जैसे कि 1962 में उसने रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना की थी, 1965 में उसने रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की थी। सारे मेन पॉइंट मैं आपको इसमें कवर करवा रही हूँ। आप मुझे बताएंगे आप ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ था। हम चलते
अपने लास्ट टॉपिक पर जो है भारत की परमाणु नीति। तो अक्टूबर 1964 में क्या था, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया। चीन एक परमाणु संपन्न देश बना, ठीक है। और मई 1974 में भारत ने भी क्या किया, अपना परमाणु परीक्षण किया। उसी दौरान पाकिस्तान ने भी किया था। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड की नज़रों में आ गए थे दोनों देश। ये वाला MCQ 2025 में भी आ रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो भाई ये जो हमारा परमाणु परीक्षण हुआ, इसकी शुरुआत जो थी वो 1940 के दशक में एक साइंटिस्ट थे, होमी जहांगीर भाभा, इनके नेतृत्व में हो गई थी। नाम वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत ने 1968 की NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी को भी नहीं माना। इस ट्रीटी में बोला गया था, संधि में ये बोला गया था कि 1965 से पहले पहले जो भी देश परमाणु संपन्न हो चुके हैं, अपना परमाणु हथियार बना चुके हैं, दैट इज़ ओके, बट इसके आगे और कोई ना बनाए ताकि शांति बनी रहे विश्व में, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली थी। बट भारत इसको भेदभावपूर्ण मानता है, कहते हैं ऐसे कैसे भाई, ये तो हमारे साथ भेदभाव है ना, आप तो खुद पावरफुल हो जाओगे, फिर आप तो हमारे ऊपर अपना पूरा बोलबाला रखोगे ऐसे करके, ये तो भेदभाव है। तो फिर बाद में आप देख रहे हो 68 में ये ट्रीटी आई है और 74 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत एक परमाणु संपन्न देश बना। अच्छा, मैंने वैसे तो अपनी पिछली वीडियोस में भी पूछ रखा है, लेकिन इस वीडियो में मैं पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि पूरे विश्व में कितने परमाणु संपन्न देश हैं, और उनके नाम भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो अब हम भारत की परमाणु नीति को देखते हैं। तो देखो भाई, जो भारत है वो बोलते हैं कि सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण किया है हमने। भाई हमने किस पर्पज से किया, सुरक्षा के लिए हमने परमाणु हथियारों को बनाया है, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हमने बनाया है। ये नहीं है कि हमने दूसरों पे हमला करने के लिए बनाया है, ऐसा नहीं है कि दूसरों को डराने धमकाने के लिए, नहीं, सुरक्षा के लिए बनाया हमने ये। और परमाणु हथियारों का हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है इसमें थोड़ा चेंज आया है। इसमें बोला गया है कि भाई ये वाला जो पॉइंट है, अब ये विचार नहीं है कि हम पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नई नीति की समीक्षा, और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। तो जो भारत है वो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। और NPT और CBT जैसी जो भेदभावपूर्ण संधियां हैं, इनका भी विरोध करता है भारत, और शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही प्रयोग करेगा। यही है उसकी न्यूक्लियर पॉलिसी। तो विद दिस हमारा चैप्टर लगभग हम 20-22 मिनट में ये चैप्टर पूरा कर चुके हैं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ऐसी और भी वीडियोस आपको चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी आपको और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, आपका कोई फीडबैक है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छी लगी है ना, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।